सोचिए, अगर आपको आज से 2000 साल बाद के लोगों के लिए कोई मैसेज छोड़ना हो तो आप क्या करेंगे। सम्राट अशोक ने कुछ ऐसा ही किया है। उन्होंने पत्थरों पर अपने संदेश उकेरे, लेकिन सदियों तक किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर लिखा क्या है। फिर एंट्री होती है जेम्स प्रिंसेप की। इन्होंने प्राचीन ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक और ग्रीक लिपियों को सफलतापूर्वक डिकोड किया, और इसी के साथ दुनिया के सामने आया अशोक का ये विशाल जनसंचार अभियान। तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में इस अद्भुत ऐतिहासिक खजाने को डिकोड करते हैं। चीज़ों को आसानी से समझने के लिए हम इस पूरे टॉपिक को इन 5 हिस्सों में बांटकर देखेंगे: स्केल, शुरुआती फरमान, प्रशासन, धर्म और आखिर में युद्ध और वो मशहूर डिस्क्लेमर। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। अब इस पूरे ऑपरेशन का स्केल कितना बड़ा था, इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस 14 नंबर से लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये 14 शिलालेख किसी एक जगह पर नहीं थे। इन्हें पूरे साम्राज्य में 14 अलग अलग लोकेशंस पर बड़े बड़े पत्थरों पर उकेरा गया था। मतलब ये उस जमाने का सबसे बड़ा मास कम्युनिकेशन था। चलिए अब अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां बात होगी अशोक के शुरुआती फरमानों और उनके वेलफेयर के कामों की। सबसे पहला शिलालेख ही एकदम साफ बात करता है: अहिंसा। इसमें स्पष्ट रूप से पशु बलि पर पूरी तरह से बैन लगाने का आदेश दिया गया था। ये अशोक की बदलती हुई सोच का सबसे पहला और बड़ा सबूत था। अब दूसरे शिलालेख में इंसानों और जानवरों की चिकित्सा और पड़ोसी राज्यों का जिक्र है। लेकिन यहाँ इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा राजवंश इस लिस्ट से गायब है। क्या आप गेस कर सकते हैं वो कौन सा है? वो है चोल राजवंश। जी हाँ, चेर, पांड्य, श्रीलंका, केरल और सत्यपुत्र जैसे नाम तो आपको इसमें मिल जाएंगे, लेकिन चोल राजवंश का नाम इस फरमान में कहीं नहीं है। एग्जाम के नजरिए से ये एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तीसरे से छठे शिलालेख के बीच प्रशासन और नीतियों में क्या बड़े बदलाव हुए। तीसरे शिलालेख में 3 अधिकारियों का जिक्र है: युक्त, प्रादेशिक और रज्जुक। अब ये रज्जुक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिल्कुल आज के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम की तरह काम करते थे। इनके पास लोगों को इनाम देने और सजा देने दोनों के पूरे अधिकार थे। चौथा शिलालेख एक बहुत बड़े वैचारिक बदलाव को दिखाता है: भेरी घोष से धम्म घोष तक का सफर। यानी युद्ध के नगाड़ों की जगह अब शांति और धर्म की पुकार ने ले ली थी। वैसे कुछ लोग मजाक में इस बदलाव का जिम्मेदार अशोक की पत्नी कारुवाकी को मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि कोई भी इंसान तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद न चाहे। अब 5वां शिलालेख एक नई पोस्ट क्रिएट करता है: धम्म महामात्र। इनका काम यह देखना था कि लोग धर्म और अहिंसा का पालन कर रहे हैं या नहीं। ये कुछ वैसा ही है जैसे बाद में औरंगजेब ने महोत्सव नियुक्त किए थे। वहीं छठे शिलालेख में अशोक ने साफ कह दिया था कि जन कल्याण के मुद्दों के लिए वो 24/7, जी हां, 2400 घंटे अपनी जनता के लिए अवेलेबल हैं। चलिए अब बात करते हैं समाज में बैलेंस और धार्मिक सद्भाव की, जो 7वें से 11वें शिलालेख का मेन फोकस है। यहाँ ये 7 नंबर बहुत खास है। पता है क्यों? क्योंकि ये 7वां शिलालेख इन सभी 14 शिलालेखों में सबसे लंबा है और इसका पूरा फोकस सभी धर्मों के बीच आपसी समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन बनाने पर है। 7 और समन्वय, इसे याद रखने की एक बढ़िया ट्रिक है। 8वें शिलालेख में अशोक की धम्म यात्राओं की पूरी टाइमलाइन मिलती है। राज्याभिषेक के 8वें साल में कलिंग युद्ध हुआ, लेकिन 10वें साल से अशोक ने अपनी धम्म यात्राएं शुरू कर दी, जो 20वें साल तक चलती रहीं। ये टाइमलाइन उनके पूरे सफर को बहुत अच्छे से मैप कर देती है। 9वें शिलालेख को याद रखने के लिए मैं आपको एक कमाल की मेमोरी ट्रिक बताता हूं। इसमें पब्लिक का पैसा बचाने के लिए छोटे-मोटे त्योहारों पर बैन लगाया गया था। तो इसे याद कैसे रखें? 9 नंबर को जोड़िए 9 दिनों तक चलने वाले बड़े त्योहार नवरात्रि से। मतलब बड़े त्योहार अलाउड थे, लेकिन छोटे-मोटे नहीं। है ना आसान? 10वां शिलालेख धम्म की अहमियत पर जोर देता है और 11वां शिलालेख कहता है कि ब्राह्मणों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इस 11वें शिलालेख को आप 11 रुपए के शुभ और सम्मानजनक दान से जोड़कर याद रख सकते हैं। ये दिखाता है कि अशोक हर वर्ग का कितना सम्मान करते थे। अब हम अपने एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, जहां हम महिलाओं, युद्ध और एक बहुत ही मजेदार डिस्क्लेमर की बात करेंगे। इन तीनों प्रमुख प्रशासनिक नियुक्तियों को एक साथ देखें। तीसरे शिलालेख में प्रशासन के लिए रज्जुक, 5वें में धर्म के लिए
धम्म महामात्र। और अब 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्र की नियुक्ति हुई। स्त्री महामात्र का काम महिलाओं के आर्थिक सुधार और शिक्षा को देखना था। उस जमाने के हिसाब से सोचिए, ये कितना प्रोग्रेसिव कदम था। 13वां शिलालेख इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक कलिंग युद्ध का पूरा ब्यौरा देता है। इस विनाशकारी घटना को इस लिस्ट के बिल्कुल आखिर में रखा गया है। अब इसे याद रखने का एक बहुत ही कैजुअल तरीका है। इस युद्ध ने कलिंग के लोगों के 13 बजा दिए, यानी सब कुछ तबाह कर दिया। इस मुहावरे से आप आसानी से याद रख पाएंगे कि कलिंग युद्ध का जिक्र 13वें शिलालेख में है। और फाइनली 14वां शिलालेख, ये तो समझ लीजिए कि उस जमाने का अल्टीमेट टाइपो एरर क्लॉज था। सम्राट अशोक ने इसमें एकदम क्लियर कर दिया था कि भाई मैंने बहुत कुछ लिखवाया है, लेकिन अगर इन विशाल नक्काशी में कोई स्पेलिंग मिस्टेक या गलती है तो उसका जिम्मेदार लिखने वाला है, मैं नहीं। जाहिर है सम्राट खुद तो हर जगह जाकर स्पेलिंग चेक नहीं कर सकते थे ना। अब इस 14वें शिलालेख के उस डिस्क्लेमर को देखकर मन में एक सवाल आता है, सच में इतिहास की असली पावर किसके पास है? उस ताकतवर राजा के पास जो नियम बनाता है, या उस गुमनाम लेखक के पास जो अपनी छेनी से उन शब्दों को हमेशा के लिए पत्थर पर उकेड़ देता है? इस विचारोत्तेजक सवाल के बारे में सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सीखते रहें और मिलते हैं अगली बार।